आज हमारे बीच हैं डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर। भटनागर जी, राजस्थान में बर्ड फ्लू जैसी कुछ खबरें सुनाई पड़ रही हैं, बताएं कि कितनी प्रामाणिक हैं। राजस्थान में बर्ड फ्लू के बारे में सुनाई दे रहा है इन दिनों, और बार बार ये खबरें आ रही है अखबारों के माध्यम से और जो हमारा मीडिया है उसके माध्यम से कि राजस्थान में बर्ड फ्लू के कुछ अपन को सुनाई पड़ रही है दस्तक। वास्तव में बर्ड फ्लू से ये जो मरने वाले हमारे पक्षी हैं, ख़ास तौर से कौवे और कुछ अपने चिड़िया, ये अभी मृत पाए गए एक साथ बड़ी संख्या में। और जब उनको टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वो प्रमाणिक तौर पे बर्ड फ्लू के वायरस से प्रभावित पाई गई हैं। तो इसलिए ये जो सूचना है, ये जो खबर है, बिल्कुल सही है कि राजस्थान में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है, जो कि अब तक बर्ड फ्लू से पूरी तरह मुक्त था। ये बताएं कि बर्ड फ्लू होता क्या है, और अभी जो बर्ड फ्लू राजस्थान में है, आपको क्या लगता है ये कब और कैसे शुरू हुआ या कहाँ से आया? बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित रोग होता है। आमतौर पर जो फ्लू होते हैं उनको हम कई तरह से कई प्रजातियों में देखते हैं, जिसमें मनुष्य भी एक है, पक्षी और पशुओं की सभी प्रजातियां, उनमें सब में लगभग फ्लू विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जिनको हम आमतौर पर सर्दी जुकाम या बोलते हैं उस तरह की आम भाषा में। तो ठीक उसी प्रकार की ये बीमारी है, लेकिन एक स्पेसिफिक विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो इसको जब आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया, तो इसकी बिल्कुल निश्चित तौर पर पहचान कर ली गई कि ये जो कीटाणु होता है, ये जो वायरस है, ये वायरस मनुष्य के लिए और विभिन्न पक्षी की जातियों के लिए और पशुओं के लिए बेहद हानिकारक है। और ठीक जैसा अपन ने अभी कोविड काल में भी देखा कि महामारी के रूप में हमारे सामने एक विषाणु का रोग आया जिसको हमने कोविड-19 नाम दिया, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें एक महामारी का रूप धारण करने की पूर्ण क्षमता इसमें निहित है। और ये अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो राजस्थान में सुनने में आ रहा है, विभिन्न प्रकार के जो जंगली पक्षी हैं, उनमें ये अभी विशेष तौर से देखने में आया है। तो जिसमें ख़ास तौर से कौवे हैं और जो हमारी चिड़ियाएँ हैं और बैया है, इस तरह के पक्षी जो आमतौर पर जंगली हम जिनको मानते हैं, उनके अंदर ये पाया गया है। जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो हमारे प्रवासी पक्षी जिनको बोलते हैं, जो बहुत दूर साइबेरिया और इन इलाकों से आते हैं, तो उनकी आमतौर पर जो जीवन चक्र है वो इस प्रकार से चलता है कि वो वहाँ पर प्रजनन करके यहाँ आ जाते हैं। जब वहाँ बहुत ठंडक के दिन होते हैं तो उनको बिताने में वहाँ मुश्किल होती है, तो वो फिर अपने ऐसे इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी होती है, और उन इलाकों में सब तरफ फैल जाते हैं। उनको उनका माइग्रेटरी रूट बोलते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये कैरी करते हैं इनके वायरस को, और ये वायरस किसी न किसी प्रकार से संपर्क के द्वारा हमारी जो वाइल्ड बर्ड्स की प्रजातियां हैं विभिन्न, उनमें ट्रांसमिट हो जाती है, और फिर उनके द्वारा धीरे धीरे वो हो सकता है कि हमारी जो डोमेस्टिक मुर्गियां हैं उनमें भी ये ट्रांसमिट हो जाए। तो जब ये स्थिति वाइल्ड जो अपना माइग्रेटरी बर्ड्स है वहाँ से किसी भी स्तर तक पहुँच सकती है, और इस बीमारी का अपना एक महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि ये मनुष्यों की आबादी को भी प्रभावित कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा, जब से ये बर्ड फ्लू का ओरिजिन उद्गम हुआ है, तो काफ़ी संख्या में लोग विभिन्न क्षेत्रों में इस बीमारी से मनुष्यों की मृत्यु हुई है। लेकिन सौभाग्य से अभी तक भारत और ख़ास तौर से राजस्थान को मैं सौभाग्यशाली कहूँगा कि अभी तक राजस्थान में इनमें जो हमारा डोमेस्टिक पोल्ट्री है उनके अंदर इसका पदार्पण नहीं हुआ था, इसमें वो पहुंचा नहीं था वायरस, तो इसलिए हम अभी तक बचे हुए थे। लेकिन ये पहली बार है जब ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो बर्ड्स हैं राजस्थान के अंदर, उन बर्ड्स में भी ये हमको बर्ड फ्लू के कुछ प्रमाण भी मिल रहे हैं और कुछ प्रमाणित तौर पर टेस्ट भी हो चुके हैं। डॉक्टर भटनागर, ये बताएं कि क्या इससे हम ख़तरा माने, और क्या ये डोमेस्टिक बर्ड तक और ख़ास तौर पर पोल्ट्री तक पहुंचता है, तो क्या राजस्थान में मनुष्य तक भी पहुंच सकता है? बिल्कुल, क्षमताएं इसमें महामारी के बनने की पूरी तरह से निहित हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वायरस के उसको पैंडेमिक या महामारी के रूप देने में सक्षम होते हैं। उनमें फैक्टर्स ये होते हैं कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा विश्व के अंदर पहले से आई नहीं हो, एकदम से नया स्ट्रेन जिसको बोलते हैं नए रूप में हमारे सामने आती है, तब वो ज़्यादातर पैंडेमिक का रूप धारण करती है। चूँकि बर्ड फ्लू पूरी दुनिया में कई वर्षों से
पांव पसारे हुए है। मुझे याद पड़ता है भारत में भी इसकी दस्तक 2005 में हुई थी, और उससे पहले जो हमारे जो साउथ ईस्ट देश हैं उनमें सब में ये बर्ड फ्लू लंबे समय तक चला और बहुत सारे पक्षियों के मृत्यु का कारण बना, और फिर वो मनुष्यों में भी कुछ में रिपोर्ट हुआ। लेकिन भारत अभी तक इससे अछूता रहा है, मनुष्यों में ये रोग ट्रांसमिट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी विभिन्न तरह की साइकिल्स होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो साइकिल है वो पक्षियों तक ज़्यादा सीमित है। जैसा हमारे कोविड में मैन टू मैन ट्रांसमिशन की स्टेज तक आ गया था, ऐसा ट्रांसमिशन अभी तक इसमें आया नहीं है बर्ड फ्लू में। आमतौर पर अभी ऐसा देखने में नहीं आया है कि जिसमें मैन टू मैन ट्रांसमिट हो। तो जब वो स्टेज आती है तब कोई महामारी का रोग जो है वो धारण करता है, लेकिन चूंकि हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, और ख़ास तौर से अगर अपन भारत की बात करेंगे और राजस्थान की बात करेंगे विशेष तौर पे, भारत के जो सुदूर इलाके, पूर्वी इलाके हैं, उनके अंदर ये कई बार बॉर्डर के इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो अपनी आसपास के देशों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर वो संक्रमित पक्षी हमारे यहाँ आ जाते हैं, उनसे हमारे पक्षी भी संक्रमित होते हैं। लेकिन अभी तक बाकी जो भारत का पूरा क्षेत्र था वो इससे कम प्रभावित हुआ था। अभी ये पहली बार है कि हमारे जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ जोन की तरफ ये बढ़ रहा है। जैसे राजस्थान में दस्तक सुनाई दी है, इसी तरह अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में भी हमको दस्तक सुनाई दी, और अभी कल ही हमने देखा कि केरल में भी कई सारी डक्स, बतखें जो हैं वो इससे मृत पाई गई हैं। तो भारत में अभी एक मुझे लगता है कि विशेष रूप से कोई इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होंगी वो भारत में प्रविष्ट हुई हैं, और उन बर्ड्स ने आके हमारी बर्ड्स को प्रभावित किया है या उनके ट्रांसमिशन का काम किया है। लेकिन अभी तक हम जो सुन रहे हैं वो सब वाइल्ड लाइफ के, वाइल्ड बर्ड्स के, इनके ही हम बारे में सुन रहे हैं। अभी तक हम डोमेस्टिक मुर्गी को इससे बचाए हुए हैं। तो क्षमताएं इसमें है, लेकिन हम अगर उनको, अपनी मुर्गी को बचाना चाहते हैं, तो जहाँ तक हो सके हमारी मुर्गी को जो बाहर के आने वाले पक्षी हैं उनसे, और जो इवन हमारे जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, जिनको हम हालांकि वाइल्ड बोलते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास विसिनिटी में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में नज़र आते हैं, जैसे कौवे हैं, चिड़ियाएँ हैं, या बैया है, या कुछ और पक्षी हैं। तो ये सब पक्षी संपर्क में अगर ज़्यादा आएंगे हमारी मुर्गी के, जो डोमेस्टिक मुर्गी या जिनको कॉमर्शियल मुर्गी पालन बोलते हैं, उनके संपर्क में आएंगे, तो यकीनन ये एक अलग रूप धारण कर सकता है, वरना हम उनको बचा सकते हैं। अभी तक ऐसी संभावना लगती है कि हम उनको बचा पाएंगे। डॉक्टर भटनागर, उदयपुर और ख़ास तौर पर उदयपुर संभाग में अभी क्या स्थिति है? उदयपुर संभाग की अगर अपन बात करेंगे तो उदयपुर संभाग में से अभी 2 जिलों में ये सुनने में आया है, जिसमें से एक बांसवाड़ा है और दूसरा है चित्तौड़ जिला। तो बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में मृत कौवे एक साथ मृत पाए गए थे, तो उनको हमने, जो भोपाल की लेबोरेटरी है, जो पूरे भारत में इसकी टेस्टिंग का काम भारत सरकार ने सिर्फ उस हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी को, डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब को दे रखा है, उनके पास हमने भेज दिया था, और वहाँ से वो रिपोर्ट उनकी हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्षेत्र है चित्तौड़ जिले का निम्बाहेड़ा। वहाँ पर कुछ कौवों में ये हमको सूचना प्राप्त हुई थी मरने की, तो वहाँ भी हमने सैंपल कलेक्ट करवा के और करीब 12 बर्ड्स हमने निम्बाहेड़ा से भी भिजवा दी हैं। उसकी भी रिपोर्ट्स हमको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि उदयपुर संभाग के जो हमारे ज़िले हैं उनमें खाली चित्तौड़ और जो हमारा बांसवाड़ा है वो ज़िले इसमें प्रभावित नज़र आ रहे हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ में। बाकी ज़िलों में अभी ये नहीं पहुंचा है। डॉक्टर भटनागर, जाते जाते बताएं कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी, ये तो सत्य है, लेकिन क्या इसे रोकने की हमारे पास क्षमता है, और रोकने के कुछ हमारे पास वैज्ञानिक या दूसरे उपाय हैं? बिल्कुल। जो बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। बर्ड फ्लू जब भारत में एंटर हुआ था तो कहीं पे भी पूरे भारत में संभावना थी कि वो किसी भी राज्य में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से हमने एक बहुत वृहद रूप से अभियान चलाया था 2005 के बाद में, जिस अभियान के तहत हमने हमारी जितनी भी वर्क फोर्स थी, तो बर्ड फ्लू में आप देखिए कि विभिन्न प्रकार के विभागों का समन्वय चाहिए। पशुपालन विभाग उसमें से एक है, फॉरेस्ट विभाग एक है,
और उसके साथ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल एंड हेल्थ, ये एक पार्ट है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारा जो संसाधन मुहैया कराने वाले विभाग हैं, वो सब इसमें जुड़े रहते हैं। तो जहाँ पे बर्ड फ्लू होता है वहाँ पर हम पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। जैसा आपने कोविड में देखा होगा कि पूरी हम लॉकडाउन की स्थिति वहाँ करते हैं। तो वहाँ मूवमेंट सब बंद करने होते हैं, वहाँ पर लोगों की आवाजाही, वाहनों की आवाजाही और पक्षियों को लाना ले जाना सब रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि यही वो साधन है जिसके द्वारा वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म या एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक फैलेगा, अगर वो डोमेस्टिक में आता है तो इन सब की तैयारियां हमने बहुत साल पहले से कर ली थी। और उन तैयारियों का नतीजा है कि आज मुझे लगता है कि हर ज़िला, न सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत के सभी ज़िले पूरी तरह से सक्षम हैं कि उसकी सर्विलेंस कर सकें, उसकी जानकारी ले सकें, उसकी पहचान कर सकें जल्दी से जल्दी। और उसका जानकारी होने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एक विशेष गाइडलाइन इसके ऊपर जारी की थी, जो कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ बर्ड फ्लू 2015 के नाम से उन्होंने बुकलेट जारी की थी। तो उसमें सारे लिखे हुए हैं, पूरे SOP लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि भाई कहीं पे अगर बर्ड फ्लू की संभावना होती है तो हमको क्या करना है, कहीं पे बर्ड फ्लू की सैंपल कंफर्म हो जाते हैं तो हमको क्या करना है, और जब बर्ड फ्लू एक बार किसी स्थान पर हमने हटा दिया, वहाँ के सब पक्षियों को उनसे मुक्त कर दिया, तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है। इस प्रकार से जो भी डिफरेंट स्टेजेस हैं उन सब के बारे में पूरी तरह से उसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं। कौन से विभाग को क्या काम करने हैं वो भी निर्धारित करके बताया हुआ है। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि आज की तारीख में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए, बर्ड फ्लू की जल्दी से पता लगाने के लिए, बर्ड फ्लू को बहुत वृहद स्तर पर फैलने से रोकने की सारी तैयारियां सभी विभागों ने पूरी तरह से की हुई है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक कोविड काल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भारत में जब से बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि हमको रेगुलर सर्विलेंस करनी है, हमारे अपने पक्षियों की भी करनी है और जो बाहर से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी भी करनी है। तो हम आमतौर पर सितंबर के माह से लेकर और जो अप्रैल तक का समय है, जो मुख्य रूप से सर्दी का काल होता है, उस पूरे काल में विशेष अभियान चलाकर सैंपलिंग करते हैं, ताकि जो भी बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी हैं उन पक्षियों के अंदर अगर कहीं पे भी निहित कहीं छिपे हुए वायरसेस के कीटाणु मिलते हैं तो हम उन पे उनके अनुसार एक्ट कर सकते हैं और अपने पक्षी को बचा के रख सकते हैं। तो इस वजह से हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक बना हुआ है, हमारा एक बचाव सिस्टम भी बना हुआ है, और एक हमारा ये सिस्टम भी बना हुआ है कि अगर कहीं पे बर्ड फ्लू दस्तक दे भी देता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तीनों तरह से, तीनों स्तर पर हमारी तैयारियां अभी कंप्लीट है, उनको हम और चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको हम और अलर्ट कर देंगे। अब उसको क्योंकि अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है तो अभी वो सारी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से झाड़ पहुँच के एकदम तैयार कर दिया जाएगा और हम पूरी तरह से बर्ड फ्लू से मुकाबला करने में सक्षम होंगे, ऐसा मुझे पूरा संभावना नज़र आती है। संक्षेप में ये जानना चाहूँगा कि वे लोग जो मांसाहारी हैं और ख़ास तौर पर जो है पोल्ट्री, मुर्गी वगैरह खाते हैं, क्या उन्हें अभी इस वक्त चिंतित होने की ज़रूरत है या जल्दी चिंता कर सकते हैं वे? नहीं, उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका कारण ये है कि पहली बात तो ये कि अभी सिर्फ वाइल्ड बर्ड्स में ये रिपोर्ट हुआ है। कोई भी देशी मुर्गी में जो, और हमारी जो कॉमर्शियल मुर्गी है, जो हमारा कॉमर्शियल मुर्गी पालन है, उनमें किसी भी बर्ड में खाई जाने वाली जो मुर्गियां हैं उनमें किसी में भी अभी बर्ड फ्लू का कहीं पे भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोगों के मन में शंकाएं तुरंत उठनी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बर्ड फ्लू का बड़े बड़े अक्षरों में जब अखबारों में आता है, तो सबसे पहला काम लोग ये करते हैं कि अच्छा बर्ड फ्लू आ गया तो फिर हम रोक देते हैं खाना। लेकिन बर्ड फ्लू हमारे पक्षियों में नहीं आया है, जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसमें नहीं आया है, जिस मुर्गी को हम खा रहे हैं, ब्रॉयलर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो लोग वाइल्ड बर्ड्स को खाते हैं, जो लोग जंगली शिकार करते हैं पक्षियों का, तो उन्हें ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए
उनको ध्यान रखना चाहिए कि अभी इस समय में अगर उनको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी ये गैर कानूनी है। वैसे भी ये गैर कानूनी है, उनको वैसे भी नहीं करना है, लेकिन कहीं छिपे तौर पे वो गैर कानूनी रूप से अगर ऐसा करते भी हैं तो उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि बिल्कुल उसकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाए। और हमारी देशी मुर्गी खाने वाले या हमारे कॉमर्शियल जो वाइट लेगॉन्स होती हैं, ख़ासतौर से सफ़ेद मुर्गी के ब्रॉयलर्स हों या अंडे हैं, ये कोई भी खा रहा है, या हमारी जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसके अंडे जो काम में ले रहे हैं या उन मुर्गों को कोई खा रहा है, वो आराम से कंज्यूम कर सकता है। कोई उसको खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी खतरा उत्पन्न होगा हमारा विभाग सबसे पहले गाइडलाइन जारी करेगा कि आप तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक मनुष्य इससे बचे रहें, रुके रहें। डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर, आपका आभार।